दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। दोस्तों, मैं आपको सुनाऊँगा आज एक लंबा किस्सा जो भारत पाक लड़ाई का बहुत अहम हिस्सा रहा है। 1947 के बाद हमारे कई जंग युद्ध पाकिस्तान के हुए, लेकिन हमेशा बहुत मुश्किलों के बाद, तकलीफ़ के बाद, लंबी कुर्बानियाँ देकर, अपने जवानों की बलि देकर इस देश ने, भारत देश ने अपनी इज्जत पे आँच नहीं आने दी। लेकिन आज पहली बार ये जो सीज़ फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा। कौन होता है अमेरिका जो भारत को ये कहे कि आप लड़ाई बंद कर दो? पाकिस्तान को कहे तो बात मानी जा सकती है। पाकिस्तान अमेरिका के टुकड़ों पे पलता, लेकिन भारत किसी के भी टुकड़ों पे नहीं पलता। उसके बाद भी बिना ना नुक्कर किए, विदाउट रेजिंग अ फिगर, भारत की राजनीतिक नेताओं ने अमेरिका के सामने सरेंडर क्यों किया, ये बात समझ में नहीं आती। सीज़ फायर नहीं है, ये भारत का सरेंडर है। एक वो लड़ाई जो हम बहुत बड़े और अच्छे तरीके से जीतने जा रहे थे और जीत हमारे सामने थी, मंजिल हमारे सामने थी, उस समय हमें हार का मुंह देखना पड़ा। पाकिस्तान की वजह से नहीं, अमेरिका की वजह से और हमारे लीडरान की वजह से। कहाँ गया वो 56 इंच का सीना? कहाँ गया वो घर में घुस के मारने की बात? कहाँ गई एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे? सब धरे का धरा रह गया। इसमें बहुत बड़ा देश के लोगों का मनोबल गिरा है, खास तौर के उन लोगों का जो देश को प्यार करते हैं। मेरे जैसे लोग जिनके लिए देश अपने माँ बाप, अपने प्रांत, अपने धर्म, अपनी जाति, अपनी सोच, अपनी विचारधारा से भी ऊपर है। देश पहले है। हमारा दिल टूटा है। सपनों की बात तो छोड़िए, सपने तो कोई भी दिखा देता है, लेकिन सपने कभी सच नहीं होते। बात तो हकीकत की होती है, और हकीकत है कि आज हमारा सर झुका है, और वो भी हमारे लीडरों की वजह से। क्या कारण था कि भारत को ये सीज़ फायर मानना पड़ा? और आज वो पूरे लोग कहाँ हैं जो बढ़ चढ़कर छत पे खड़े होके कहते थे हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, भीख मंगवा देंगे, जीने के काबिल नहीं छोड़ेंगे? आज कहाँ हैं? सब चुप हैं। उनकी बोलती बंद क्यों हो गई? क्यों नहीं पूछता उनको कोई? कमाल है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप एक फैसला लेते हो कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। उसके बाद आप जब रिटेलिएशन होती है, उसको भी आप दबा देते हो। आपके पास ताकत है। हमें खुशी है इस बात की कि भारत ताकतवर मुल्क है। हमारा भी सर गर्व से उठता है, छाती भी गर्व से बड़ी होती है, भले 56 इंच की ना हो, जितनी भी है वो गर्व से भरी हुई। लेकिन आज सुगड़ गई, छोटी रह गई। 56 इंच वाली कितने इंच रहेगी उसका तो पता नहीं। वो धोबी दर्जी जाने जो कपड़ों का माप लेते हैं और कपड़े धोते हैं, हमें नहीं मालूम। दोस्तों, हमने 1962 की लड़ाई देखी चीन के साथ, जब देश इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने देश को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी। मैं तभी 12 साल का था। बहुत कुछ मुझे याद है, कैसे हम ट्रेंचेस में
छिपते थे घरों के बाहर। जब सायरन बजता था तो हम उन जो खड्डे खोद के रखे थे घरों से दूर थोड़ा, वहाँ पे रात को बैठ जाते थे छिप के। ब्लैकआउट हो जाता था, लेकिन दुआ करते थे कि हमारा देश जीते। उसके बाद सीज फायर होता है। चाइना ने बहुत बड़ा धोखा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई कहकर हमें धोखा दिया, पीठ में छुरा मारा और हमारा बहुत सारा इलाका अपने कब्जे में ले लिया। और उसकी बलि देनी पड़ी हमारे उस समय के डिफेंस मिनिस्टर को, कृष्णा मेनन को। लेकिन आज हमारे गृह मंत्री तो एक शब्द नहीं बोले इस सीज फायर के बाद। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक शब्द नहीं बोले। कमाल की बात है कि इतने बड़े संकट के समय में जब दो देशों का युद्ध चल रहा हो तो एक कर्नल लेवल की कम गिनती से आई हुई महिला अफसर को मीडिया के सामने पेश किया जाता है, उसको एक इवेंट बनाया जाता। बात देशभक्ति की नहीं है। मैं उस महिला अफसर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, मेरी छोटी बहन जैसी है। लेकिन उसको मोहरा बनाया गया एक प्रचार करने का, जो ये सरकार हमेशा से करती आई है पिछले 10-11 साल से। उसके बाद दोस्तों 1965 की लड़ाई होती। सीज फायर के लिए मीटिंग्स होती हैं कहाँ? उस समय के रूस में, रशिया में, ताशकंद में। तभी पूरा देश एक ही था। आजकल ताशकंद जो है एक सेपरेट कंट्री है। ताशकंद में मीटिंग होती है, लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं। उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है बड़े संदिग्ध हालातों में। खैर हम उसमें भी नहीं जाएंगे। लेकिन उस समय भी चाइना की 1962 की लड़ाई में बहुत सारे पंजाब के लोगों ने अपनी शहादत दी थी। वो लिस्ट आप कभी भी जाके नेट पे और हिंदुस्तान के शहीदों की हिस्ट्री में देख सकते। पंजाबी सरदार 1965 की लड़ाई में भी हमारी फोर्सेस लाहौर पहुंच गई थी और पाकिस्तान की फोर्सेस खेमकरन तक आ गई थी अपने टैंक लेकर। हमने वो समय भी देखा। मैं तभी 15 साल का था। मैंने अपने हाथों से खेमकरन बॉर्डर पे फौजियों को खाना खिलाया है, भारतीय फौजियों को, जब उनका अपना खाना वहाँ पे तहस-नहस हो गया था, बर्बाद हो गया था। लोगों के साथ मिलके। मैं तो बच्चा था, लेकिन देशभक्ति थी अंदर जो आज भी है। मुझे आज भी इस बात का बहुत अपने आप के ऊपर भरोसा है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि वो जो लंगर वहाँ हमारे एक निहंग सिंहों के जत्थे ने लगाया था, उसमें मैं भी शामिल था। अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ हिस्सा जो मैं डाल सकता था वो मैंने डाला। दोस्तों उसके बाद 1972 की लड़ाई होती और उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। 62 की लड़ाई में भी कांग्रेस की सरकार थी, 65 की लड़ाई में कांग्रेस की सरकार थी और 72 की लड़ाई में भी इंदिरा गांधी थी। उस समय भी अमेरिका ने धमकी दी थी हिंदुस्तान को। बात किस पार्टी की सरकार है उसका मतलब नहीं होता। अहमियत ये बात रखती है कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, पर्सनालिटी क्या है। जवाहरलाल नेहरू पहली लड़ाई के समय पे, लाल बहादुर शास्त्री दूसरी लड़ाई के समय में और इंदिरा गांधी तीसरी लड़ाई के समय में। अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट हिंदुस्तान के सागर में भेज दिया था कि अगर आपने बांग्लादेश में दखल दिया
हम ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रेसिडेंट निक्सन था तभी, हेनरी किसिंजर उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे। बहुत प्रेशर डाला गया हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक नहीं सुनी। 80,000 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जो पाकिस्तान उस समय तक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वो सुगड़ के सिर्फ पाकिस्तान रह गया और एक नया देश सामने आ गया जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। वो हिंदुस्तान की मेहरबानी से बना। ये हमारा इतिहास है। हमने वो लड़ाई भी देखी, उस लड़ाई में भी जो कर सकते थे किया, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो आपके सामने है, वो भी आपको बताएंगे। एक औरत इंदिरा गांधी, अगर वो उस समय की नंबर 1 सुपर पावर अमेरिका से लड़ सकती थी, उनके सामने खड़ी हो सकती थी, तो हमारे आज के नेता क्यों नहीं खड़े हो सके, क्यों एतराज़ नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी कांग्रेस को वोट नहीं डाली। मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ। कांग्रेस की जितनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से पंजाब का सत्यानाश हुआ, मैं वो भी जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक देश का सवाल है, इंदिरा गांधी ने कम से कम हमारे देश की इज्जत की रक्षा भी की और देश की रक्षा भी की। वो अमेरिका के आगे उसने घुटने नहीं टेके, सर नहीं झुकाया। लेकिन आज जब हम जीत की कगार पे थे, पाकिस्तान का बुरा हाल था, बहुत बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान का प्रेशर, अफ़गानिस्तान का प्रेशर, इकॉनमी का प्रेशर, बेरोज़गारी का प्रेशर, खजाने का प्रेशर। पैसा उनके पास नहीं है, बुरी हालत है। ना उनके पास तेल के भंडार हैं, ना डीजल के, ना पेट्रोल के, ना खाने के, ना पीने के, ना बिजली के, ना कुछ और, ना फॉरेन एक्सचेंज के, ना कोई खजाना। और जब इतनी बड़ी जीत हमारे सामने थी, देश का सर उठाने की, बुलंदियों पे ले जाने की बात थी, तब हमने समझौता कर लिया। दोस्तों, समझौता तो बराबर के दुश्मन से किया जाता है, कमज़ोर दुश्मन से नहीं। क्यों माने हमें सीज़ फायर के लिए? क्या मजबूरियां थी, और वो भी अमेरिका के कहने पे। जबकि वही अमेरिका 4 दिन पहले कहता है कि हम इनके आपसी मसलों में दखल नहीं देंगे, और उसके बाद सीज़ फायर का ऐलान ना भारत सरकार करती है, ना पाकिस्तान सरकार करती है। ऐलान होता है वाशिंगटन से, वाइट हाउस से, और वो भी सरकारी अदारे से नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल जो अकाउंट है द ट्रूथ, उससे अनाउंस किया जाता है कि अभी से सीज़ फायर लागू। जब हमारा यहाँ पे दिन था 10 तारीख को, उसके पहले अमेरिका की 9 और 10 तारीख की रात थी, टाइम डिफरेंस है हमारा। ट्रंप ने कहा कि हम पूरी रात दोनों देश के नेताओं से बात करते रहे और दोनों को मनाया कि आप लड़ाई रोक दीजिए, युद्ध विराम कर दीजिए। मान लिया हमारे नेताओं ने, जो कहते थे हम तो विश्व गुरु हैं, हमारा देश तो दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है, दुनिया तो अब हमारा नोटिस लेती है, दुनिया हमारे सामने झुकती है, दुनिया हमारे पांव पड़ती है, दुनिया हमारा पानी भरती है। लेकिन अमेरिका के फैसले के सामने एक शब्द नहीं,
किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम होते कौन हो हमें कहने वाले, ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है देश को संभालने की, देश को बचाने की, देश की रक्षा करने की। लेकिन कोई नहीं बोला। 62 के चाइना हमले के बाद कृष्णा मेनन को घर का रास्ता देखना पड़ा, लेकिन आज के रक्षा मंत्री को बयान ही नहीं। अब कहते हैं कि हमने युद्ध विराम तो कर लिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। क्या जारी रहा? अब युद्ध विराम हो गया, अब लड़ाई कहाँ जारी रख सकते हो? अब बहाने ढूंढ रहे हैं इज्जत बचाने के। और वो जो गोदी मीडिया जिसके खिलाफ हमेशा मैं बोलता रहा हूँ, किसी को 2 टके की अकल नहीं है, सारे बाहरे के टट्टू बिकाऊ, बिना ज़मीर के, बिना इज्जत के लोग हैं, जिनको ना कोई शर्म है, ना हया है, ना उनका सर है, ना दिल है। वो चलती फिरती मशीनें हैं जिनके अंदर पैसा डाल के ATM की तरह उनसे काम लिया जा रहा है। वो अपनी ज़मीर, इज्जत, अक़लियत बेचकर जी रहे, और उनके भरोसे पे ये बीजेपी सरकार देश बचाने की चिंता में लगी हुई है। झूठ के प्रचार से कभी देश नहीं बचते, झूठ के आधार पे कहीं सच की नींव नहीं बनती, झूठ के आधार पे कभी देश नहीं बनते। और जो किरकिरी आज इस गोदी मीडिया की वजह से और हमारी सरकार की नाकामयाबी से हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब कोई नहीं बोल रहा। कहाँ हैं वो शिव सैनिक जो कहते थे हमारे जिस्म पे हमें आप सुसाइड जैकेट दे दीजिए, हम बॉर्डर पे जाके पाकिस्तानियों को मारेंगे? सब चुप बैठे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब बिहार की इलेक्शन है, अब क्या कहोगे आप? जिस इलेक्शन को लेके मुद्दा बनाया था आतंकवाद का, पहलगाम का, पुलवामा का, पहले भी बनाया आपने, अब क्या मुंह लेके जाओगे आप बिहार में? क्या होगा? सब धरा धराया रह गया। अब वो मीडिया को कोई बहाना नहीं मिल रहा है खबर दिखाने का। अब दिखाने लग गए कि हमारी लड़ाई जारी है। अरे जो सीज फायर हो गया तो लड़ाई तुम्हारा बाप लड़ेगा अभी, या तुम्हारा दादा लड़ेगा जाके? ये मीडिया की बात है। दोस्तों, अगर देश को बचाना है तो देशभक्त लोगों को लाना होगा, अंधभक्तों को नहीं। ये अंधभक्तों से ना देश बचेगा, ना सरकार बचेगी। इस हुकूमत को इनके अंदर के लोग ही मरवाएंगे। अंधभक्ति से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता, और ये अंधभक्तों ने ही ये पूरा सत्यानाश करवाया है। आज ना तो RSS बोलती है, ना विश्व हिंदू परिषद बोलता है, ना बजरंग दल बोलता है, ना कोई शिवसेना बोलती है, सबकी बोलती बंद। ओम नमो शांति। बात ये देशभक्त हैं जो बिल में बैठ के बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, जनता के सामने आने की हिम्मत नहीं, तो ये दुश्मन से क्या लड़ेंगे? कोई गुजरात की रेजिमेंट सुनी कभी आपने आज तक? कोई गोवा की रेजिमेंट सुनी आपने कभी कि देश की फौजों में कोई गुजरात रेजिमेंट है? देश के लिए नहीं लड़ते ये लोग, ये बिजनेस के लिए लड़ते हैं, धंधे के लिए। सो आने वाले दिनों में दोस्तों देखिए और क्या क्या होने वाला है। और जनता हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बनती, कभी ना कभी अकल उनको आती। आप
$8 बिलियन के रफाल जहाज खरीदने का सौदा कर सकते हो, लेकिन देश की 80 करोड़ गरीब जनता को फ्री राशन दे के उनको ऊपर नहीं ला सकते गरीब रेखा से, पॉवर्टी लाइन से। जहाज़ खरीदना ज़रूरी है, जो लोगों की ज़िंदगी बचाना, उनका ज़िंदगी सुधारना ज़रूरी है। आप हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हो स्कीमों पे, लेकिन लोगों को नहीं देते। बड़ी आसानी से 15 लाख पूरे देश के लोगों को दिया जा सकता था, जो वादा किया था। क्या हुआ उसका? सब जुमला। देशभक्तियों को भी इन लोगों ने जुमला बना के रख दिया है। अब अगली बार इनका यकीन कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।